डियर एस्पायरेंट्स, CSS 2023 का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश एसेज हैं वो तो 3 हैं। तो आज हम जो फर्स्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू मी, तो आज मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो वो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक ही चीज़ है। ठीक हो गया। जब क्लाइमेट चेंज होता है तब ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये कैसे होता है मैं इसको मज़ीद आगे डिस्कस करता हूँ। तो इससे पहले मैं सिंपल सा इसका भी एक इंट्रोडक्शन आपके साथ करवा दूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या। बेसिकली सारे का सारा जो मसला है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। आपने पहले इस पिक्चर को देखना, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब ये इंडस्ट्रीज का इतना ज़्यादा काम नहीं था, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो ये वाला सिस्टम था कुदरती तौर पर नेचुरल जो थी। ये देखिए, सूरज की जो सन रेज जो थी वो अर्थ तक आती थी और वापस चली जाती थी। ये यहाँ पर ओजोन गैस भी है, वो एक अलग बहस है। तो यहाँ पर मैं सिंपल बताऊंगा ग्रीन हाउस गैसेज। जब यहाँ पर पहले भी आग जलाई जाती थी, सारी एक्टिविटीज होती थी, तो मीथेन गैस भी थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में जाती थी और वाटर वेपर्स भी। लेकिन उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो उनकी जो मिकदार थी वो एक एवरेज तक थी। ठीक हो गया। और जब सूरज की शुआएं जो रेज हैं ज़मीन तक आती थी तो उतनी ही मिकदार में वो वापस चली जाती थी स्पेस में। उससे क्या होता था, जो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन वही रहता था। और उसके बाद क्या हुआ, ये इंडस्ट्रीज का जब दौर हुआ, इंडस्ट्री ने काम करना शुरू किया, उसमें डेवलपमेंट आनी शुरू हुई, तो उससे आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होना शुरू हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, वाटर वेपर्स, और उसके अलावा कई किस्म की एक्टिविटीज़ हुई। और साथ में आप देखें ना, जो जो दरख्त हैं, जो जंगलात हैं, उनका भी कटाव शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो कुदरती तौर पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते थे दरख्त, वो काम भी रुक गया, तकरीबन रुका नहीं, सॉरी, कम हो गया। जिसकी वजह से ये देखें ना, सूरज की शुआएं तो जमीन तक आ रही थी, लेकिन वापसी पर वो रास्ता काफी ज्यादा नैरो हो गया, तंग हो गया, क्योंकि ग्रीन हाउसेस गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में फिजा में आ चुकी थी। ये देखिए, इधर छोटी सी एक लाइन है और इधर देखें, ये एक अंदाजा है जो कि रियलिटी है। ये देखिए ना कितनी ज्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, तो यहाँ से उसका रास्ता बहुत ज्यादा कम हो गया। ये एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, जो सूरज की शुआएं जमीन तक आती थी तो उसी क्वांटिटी में अब वापस नहीं जा रही, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो इसको मजीद मैं डिस्कस करूंगा और इसके लिए एक आउटलाइन भी बनाई है, और ये यहाँ तक चल रहा है, बल्कि आगे भी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल आउटलाइन बता दूं कि आउटलाइन आपने किस तरह बनानी है। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के तनाजुर में भी इसको आपने देखना है, और मोस्टली आपने इसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखना है। किसी भी चीज़ को जब वो पूछें तो आपने ग्लोबल कंटेक्स्ट को नहीं छोड़ना। ठीक हो गया, कि उसके इंटरनेशनल लेवल क्या असरात हैं इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। अच्छा, ये आउटलाइन है। इंट्रोडक्शन कैसे देना है आपने सिंपल सी 2 लाइनें, इस चीज़ को नहीं आपने लिखना, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टार्टर क्या होता है, एक सिंपल सा स्टार्टर होता है, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन कराया। ग्रीन हाउसेस इफेक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, और इसके अलावा मैन मेड है या नेचुरल, ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया नीचे। उसके बाद उसके इफेक्ट्स में लिख दिया, हेल्थ हो गया, कोस्टल लैंड मर्ज हो गया, वाइल्ड फायर, स्टॉर्म्स, ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो गया ग्लेशियर्स मेल्टिंग। उसके बाद माइग्रेशन होगी, फूड्स क्राइसिस, फूड्स हो गए, उसके फेमिनाइन भी इसी की वजह से आएगा, जो कहत होते हैं, ड्राउट्स हो गए, चेंजिंग रेन पैटर्न, फूड क्राइसिस, हेल्थ इश्यूज। अच्छा, ये फ्लड है, सॉरी, फूड कह दी मैंने। हेल्थ इश्यूज हो गए, इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू कोस्टल लैंड मर्जेस विद अदर कंट्रीज, अदर स्टेट्स, ये मसला भी हो सकता है। और उसके बाद इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
इसके ऊपर ग्लोबल रिस्पांस क्या था, इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था, आईपीसीसी ये क्या है, ये भी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। यूएनएफसीसीसी क्या है, सीओपी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड प्लांटेशन। उसके अलावा कई ज्यादा एग्रीमेंट भी। अच्छा, सजेशंस में भी मैंने काफी चीजें लिखी यहाँ पर, सिंपल से अभी टाइम नहीं है मेरे पास। फॉरेस्टेशन, सब्सिडाइज रिन्यूएबल एनर्जी, सैंक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस, इंटरनेशनल पीस हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो एग्रीमेंट्स हैं उसको, उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। और लास्ट में कंक्लूजन आपने लिखना है। ये देखें मैंने इस तरह इसको बनाया। ये स्टार्टेड है, अर्थ हैज गिवन बर्थ टू मैन एंड बेस्टोड अपॉन हिम एवरीथिंग ही नीडेड फॉर। अच्छा कि जमीन ने इंसान को हर चीज दी, उसको जिंदगी दी, उसको जिंदा रहने के लिए हर चीज दी, लेकिन इन रिटर्न इंसान ने उसके साथ क्या किया, इंसान ने उसका कह लो कि उसको अपनी लालच की बिना पर जो उसका क्लाइमेट है उसको खतरे में डाल दिया। और यहीं तक नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी अब खतरे में पड़ चुकी है, ठीक हो गया। ये यहां से लेके ना यहां तक कह लें कि ये इसका इंट्रोडक्शन ही तकरीबन लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ये कह लें कि एक ऐसे भी है और साथ में आपके पास एक बहुत ज्यादा मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अच्छा, ग्लोबल ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन क्लाइमेट चेंज, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक हो गया। अगर क्लाइमेट चेंज का पूछे तब भी आपने इसको क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करते हुए उसमें ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर देना। और अगर ग्लोबल वार्मिंग का कहें तो आप कहें कि ग्लोबल वार्मिंग में से क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज किया वो लाजमी कह लें कि वार्म ही हुआ है। अच्छा, इंक्रीजिंग कार्बन इन द एयर, वो कैसी हो रही है? अच्छा, ए लेयर ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर अलाउज ओनली अनइंटॉक्सिकेटेड सोलर रेज। अच्छा, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि जो ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है वो सिर्फ अनइंटॉक्सिकेटेड जो रेज है ना सन की, उसी को अर्थ तक पहुंचने देता है। और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपने लाजमी याद करनी है। ये वाली जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं? हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस कम हो जाती है। उसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट सोलर रेज वो डायरेक्ट जमीन तक आती हैं। कार्बन ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डज नॉट लेट दीस रेज एस्केप। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे जो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब बढ़ती रहती है, उससे मैंने आपको पहले ही बताया, उससे जो जो रेज हैं सन रेज ये वापस नहीं गुजरती तो लाजमी है, लेकिन काफी ज्यादा उनकी जो क्वांटिटी या यहीं पर जमीन पर रह जाती है, जिसकी वजह से अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं कार्बन डाइऑक्साइड की? कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली सारे का सारा ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, उसके पीछे ये लिखा हुआ है कि फॉसल फ्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग मोर फ्रॉम फॉसल फ्यूल। अच्छा 1.5% जो ओजोन की डिप्लेशन वो कैसी हो रही है? वोल्केनोज के थ्रू से, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। और 75 to 85% फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ये देखिए कितनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी की परसेंटेज है कि एक इंसान के जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से 78 to 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है एनवायरनमेंट में वो इंक्रीज कर रही है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया, जो दरख्त हैं ये कुदरती एक जरिया है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने के लिए, लेकिन वो भी इंसान ने काटने शुरू कर दिए और बहुत ज्यादा सफाया कर दी है। अच्छा, साइंटिस्ट कहते हैं ये एक मैन मेड है, लेकिन कुछ जो ज्यादा ही पॉजिटिव माइंडेड है वो कहते हैं नहीं, ये कुदरती प्रोसेस है। ये जो जिस तरह पहले जमीन गर्म थी बाद में ठंडी होना शुरू, इसी तरह ये दोबारा गर्म होना शुरू, ये कुदरती प्रोसेस है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नहीं, ये मैन मेड है। इसलिए हमें अपनी एक्टिविटीज को, ह्यूमंस को अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये कह लें कि खुदकुशी के मुतरादिफ है। अच्छा, ग्लेशियर्स जब मेल्ट कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे शायद मैंने लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा, हर साल 3 मिलीमीटर, अच्छा ये लिखा हुआ सी लेवल जो इंक्रीज कर रहा है हर साल 3 मिलीमीटर, ये कम नहीं होता,
एक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। एक तो एक साइंटिफिक वजह है कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका फैलाव वो बढ़ता है। ठीक हो गया। इस वजह से भी कह लेंगे इसका लेवल बढ़ रहा है, और साथ में ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से भी। अच्छा जो तमाम गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस पर एक एग्रीमेंट किया था, हम कोशिश करेंगे कि जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर था अर्थ का, यानी कि इंडस्ट्रीज के आने से पहले जो ज़मीन का जो टेम्परेचर था उससे अब तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो उनका कहना है कि हम इसको यहीं पर रोकने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको रोक देंगे। कब तक? 2050 तक। ठीक हो गया। 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा हम इसको इंक्रीज नहीं होने देंगे। वो नीचे लिखा हुआ वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर। तो इसको रोकने के लिए आपस में एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अब जो अंदाजा चल रहा है उसके मुताबिक ऐसा है कि जो जो नेक्स्ट ये जो सेंचुरी है, अब 2000 कुछ चल रही है, 2100 जब चलेगी तो उनका अंदाजा जिस स्पीड से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाएगा। उससे क्या होगा? सी लेवल 2 मीटर इंक्रीज कर जाएगा। उससे क्या होगा? जो चाइना की सिटी शंघाई, अमेरिकन सिटी मियामी है और बांग्लादेश के कुछ जो हिस्से हैं वो भी बिल्कुल पानी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये सिटीज खत्म हो जाएंगे। और यहीं तक ये काम नहीं रुकेगा, उसके अलावा दूसरी जो सिटीज हैं जिस तरह ये इंक्रीज करता रहेगा, जिस तरह 2 मीटर है 2 पॉइंट समथिंग इंक्रीज करता रहेगा, तो ऐसे ऐसे कह लें कि लैंड मर्ज होती जाएगी और उससे क्या होगी? माइग्रेशंस होंगी, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज भी इसी से पैदा होंगे। अच्छा, कोस्टल लैंड्स का मैं ऊपर पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसको सिंपल सा इंट्रोड्यूस कर। अच्छा, माइग्रेशन भी होगी इससे, उसके अलावा कल्चरल क्लैशेस होंगे, और इसके अलावा इंटर स्टेट क्लैशेस भी हो सकती हैं, क्योंकि जब इस तरह लैंड मर्ज होगी तो आपस में जो दोनों स्टेट्स हैं या ज़्यादा किसी के साथ बॉर्डर लगता है तो बॉर्डर की भी में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इससे भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड रिस्पॉन्स क्या था? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1988 में ये तकरीबन 100 से ज़्यादा जो साइंटिस्ट है पूरी दुनिया से, इन्होंने ये इकट्ठे हुए किस चीज़ को स्टडी करने के लिए? ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ठीक है, और इसका कोई बाकायदा हल ढूंढने के लिए ये पैनल बना था आईपीसीसी। आपने ये चीज़ लाजमी याद करनी है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, फाउंडेड इन 1988। ठीक हो गया। और इसके अलावा 1992 में यूनाइटेड नेशंस का जो था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आप याद कर लें, और डेट है इसकी 1992। इसमें कौन सा एग्रीमेंट किया कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए हम ट्रीटीज बनाएंगे और उसी के तहत सालाना या कुछ सालों बाद मिलेंगे। वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कब हुआ। 1995 में ये इसी के तहत यूनाइटेड नेशन ने कहा ना कि हम मिला करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, तो इसी के तहत ये COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये बाकायदा इसका इनकाद करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हम सालाना बुनियादों पर मिलेंगे, उसके ऊपर एग्रीमेंट करेंगे। ये पहली जो थी फर्स्ट कॉप, ये कब हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बर्लिन जर्मनी में हुई थी, और इसके बाद सालाना होती रही। सिर्फ जो जो कोरोना जब आया उस साल नहीं हुए, और अभी रिसेंटली COP 27 हुई। ठीक हो गया। ये कहाँ हुई? इजिप्ट में, शर्मल शेख में। उसमें कौन सी एक नई जो चीज हमने वो लिखी आई? लॉस एंड डैमेज फंड। अच्छा, पाकिस्तान में जो फ्लड्स है, इस तमाम को आपने ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही जोड़ना है, लाजमी इस चीज को डिस्कस करना है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी आपने बताने के कितना ज्यादा मुल्क को नुकसान हो इस वजह से। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज वो ये थी लॉस एंड डैमेज फंड। ये चीज था कि वो कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उतना ही ज्यादा इसमें फंड देंगे, और वो फंड किन लोगों को जाएगा? ये तमाम फंड उन लोगों कंट्रीज को जाएगा जो कि क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि ऐसी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहा जितना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। और इसी तरह जिस तरह चाइना है,
सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद रशिया और उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है उसको नुकसान भी इतना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट 1997 में, और पीस एग्रीमेंट 2015, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या मुआहदा हुआ कि कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है इसको हम 1.5 अबव द प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर लेवल तक रखेंगे, इससे अबव इसको नहीं जाने देंगे। कब तक नहीं जाने देंगे? 20, अच्छा ये इधर मैं साल भी लिख दूं, बाय 2050 एंड एक और इधर मैं सेंटेंस ऐड कर दूं, एंड 2 डिग्री सेल्सियस स्केल अबव द प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर लेवल बाय 21st सेंचुरी। अच्छा अच्छा, ये तो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस करूं, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो सिर्फ एग्रीमेंट करने से ये काम नहीं होगा, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वो कह लें कि एंथुसिस्टिक्स नहीं है। तो उसके अलावा एक प्लांट्स, अच्छा ये तो चीज़ें इन्होंने कर दी ना, इसके बाद में बात करता हूँ क्या इस पे की उम्र अमल हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक अलग बहस है। अच्छा, प्लांटेशन का काम शुरू हुआ, तो लेकिन इसके ऊपर भी इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। आप देख रहे वाइल्ड फायर हो रही है, अमेज़ोन में देखने आग लग गई थी, और इस तरह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है और जज़ब भी नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आप जंगलात लगा रहे हैं लेकिन वहां पर भी वाइल्ड फायर हो जाती है, किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर। तो उसके लिए एक बाकायदा पॉलिसी के तहत कैलकुलेटेड वे के साथ आप उस जंगलात को लगाएं ताकि आग लगने का भी अंदेशा ना रहे, वाइल्ड फायर को रोका जा सके। और आईपीसी की अभी जो करंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं इट इज हाईली अनलाइकली दैट द वर्ल्ड विड अचीव दिस गोल। क्यों? वो कह रहे हैं हमने 2050 तक कार्बन जीरो जो मिशन है उसको कंप्लीट करना, लेकिन ऐसा लगता नहीं नजर आ रहा है। यहां तक वो कह रहे हैं 2030 तक कि हम ये जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो तो 2030 के बाद ही क्रॉस हो जाएगा, 2030 तक क्रॉस हो जाएगा। ठीक हो गया, जो कि 2050 तक होना चाहिए, 2050 तक। तो इसका मतलब ये है जो कंट्रीज एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर वो बाकायदा काम नहीं कर रहे हैं, उसमें इतना दिलचस्पी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? उससे उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। वो कैसे हो रही है? वो कह रहे हैं अगर कोई कंट्री फॉसिल फ्यूल्स को यूज कम कर देगी, दूसरी टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल सोलर पैनल की तरफ चली जाएगी या कोई और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगी, तो उससे क्या होगा? वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी। तो उसकी निस्बत अगर आप कोयले से की मदद से बिजली पैदा करते हैं या फॉसिल फ्यूल्स के, तो वो बहुत काफ़ी ज़्यादा सस्ती है दूसरे की निस्बत। ठीक हो गया। तो उस वजह से भी ये कंट्रीज इतनी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी अपनी अभी इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। वो इंडस्ट्रीज जो कि इसी बुनियाद पर और इसी मटेरियल के ऊपर यूज़ हो रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट कर रही हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को इतना आसान नहीं है चेंज कर लेना। तो इसके लिए जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी इसके ऊपर नहीं आमादा हो रही, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी लो हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आप देख लेना चाइना यूएस कन्फ्लिक्ट है, और इसके अलावा चाइना रशिया कन्फ्लिक्ट है, और अभी रशिया यूक्रेन वार है। इसकी वजह से भी इन ट्रेडिस के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अब आप देख लें रिसेंटली पाकिस्तान भी जो कोल एनर्जी की तरफ जा रहा है, अफगानिस्तान से मंगवा रहे हैं कोयला, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है पेट्रोल की निस्बत। लेकिन ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा ये सबब बन सकता है, बल्कि है। तो इसके लिए सजेशंस भी मैंने पहले भी लिखे, ऊपर भी दोबारा लिख देता हूँ कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। है तो महंगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दें,
कम से कम एक सिटी के अंदर अंदर तो इसको फ्री करें ना, ताकि हर पर्सन के पास जो बाइक है, अपनी गाड़ी, अपनी जो कार है, उसके जरिए वो जाता है। आप देखें स्कूल से जब छुट्टी होती है, हर पर्सन, एक गाड़ी होती है, उसमें एक ड्राइवर होता है और स्कूल से एक बच्चे को लेने गए होते हैं वो। तो इस तरह इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम कह लें कि फिजा में छोड़ रहे हैं। हमें चाहिए दरख्त लगाएं, उस तरफ आएं और जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हैं करें, कार्बन डाइऑक्साइड को मिट करना कम करें। उसके अलावा आप देखें रेलवे का सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर करने की हमें जरूरत है। तो इतनी बसें जो इतने पैसेंजर को लेकर जाती, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती, उसकी निस्बत रेलवे जो है बहुत ज्यादा कम एमिट करेगी जितनी ज्यादा वो सवारियां लेके जाती है। लेकिन इसमें बल्कि मजीद हम टेक्नोलॉजी की मदद से रेलवे को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह लाहौर में देख लें, ऑरेंज लाइन मेट्रो है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा सा काम होता है, बाइक वाला सिस्टम बहुत ज्यादा आम हो गया, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो उसके लिए अगर हो सके तो साइकिल्स का यूज भी किया जा सकता है। अच्छा, ये आप कंक्लूजन इसको भी देख लें। ग्लोबल वार्मिंग इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमेना, लार्जली मैन मेड, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द मेजर फैक्टर behind it. We need international measures to counter this globalized alarm situation. Conflicts like the Ukraine war are in the hands of men, but if global warming is not heeded now, it would not be in the hands of men to counter it in the near future. It is impossible until the people of the states take stand in case of non-compliance against their governments. ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब आप देखें ना, जब हर पर्सन को पता चल जाएगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उससे फूड क्राइसिस हो जाएंगे, इंसानी सेहत का मसला हो जाएगा, कहत साली हो जाएगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं फ्लड्स वगैरह के इशू हैं। तो इस तरह के जो मुश्किलात आएंगे, अगर हमारे सियासतदान इतने ज़्यादा डिटर्मिन नहीं भी हैं इस चीज़ में, इतने ज़्यादा दिलचस्प नहीं है, इतने संजीदा नहीं है, तो आवाम का जो प्रेशर है उससे हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स है। तो ठीक है, इसके लिए आम आवाम को स्टांस लेने की ज़रूरत है। तो तब लाजमी इसके लिए, बल्कि हमको नहीं, पूरी दुनिया के जो अवाम है वो इसके ऊपर एक्शन लेगी, स्टैंड लेगी, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर बिल्कुल दिलचस्पी लेंगे और इसके ऊपर काम होगा। The thing to remember is that there are billions of galaxies in the cosmos and billions of planets in our galaxy, but there is only one Earth. Let's take care of it. चलें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।